अब ऐसा नहीं है कि यूरोप वालों ने ये सारी डिस्कवरी की थी, सारी चीज़ें हमारे यहाँ पे पहले ही डिस्कवर हो चुकी थी। वी हैव प्रूव्स एज वेल, लेकिन पता नहीं ये सब कब चेंज होने वाला है। लेकिन फिलहाल हम ऐसे ही पढ़ेंगे कि ये सारी चीज़ें हमें कुछ पता नहीं थी। यूरोपियंस आए, उन्होंने समझाया, यूरोपियन ने सब कुछ रिसर्च वगैरह किया है, जो लिखा है फिलहाल हमें वही लिखना है। तो ही हम पास हो गए, तो ही हमें मार्क्स मिलेंगे, तो ही हमारा अच्छा रिजल्ट आएगा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। मैं हूं शुभम शाह और फिर एक बार लेकर के आया हूं आपके लिए हिस्ट्री के लेक्चर्स। ये है सेकेंड लेक्चर ऑफ हिस्ट्री, जहां पे हम चैप्टर कर रहे थे हिस्टोरियोग्राफी डेवलपमेंट इन द वेस्ट। फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने मॉडर्न टेक्निक्स तक हम पहुंच गए थे। अब बारी है अलग अलग थिंकर्स की, जो फिलोसॉफी थी उनके बारे में जानिए। तो सबसे पहले एक ओवरव्यू ले लेते हैं थोड़े चैप्टर के रिलेटेड आगे का। बिफोर वी स्टार्ट की अलग अलग थिंकर्स की क्या कंट्रीब्यूशन रही है, उनके क्या ओपिनियंस रहे हैं, देख लेते हैं यहाँ पे। डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक पर्सपेक्टिव इन यूरोप एंड हिस्टोरियोग्राफी। अब यूरोप के अंदर क्या चल रहा था, क्या साइंटिफिक मेथड्स की स्टडी हो रही थी, क्या एक साइंटिफिक पर्सपेक्टिव डेवलप हो रहे थे, क्या लोगों के थॉट प्रोसेस थे, उसके बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे लिखा है टिल द 18th century CE यूरोप हैड अचीव रिमार्केबल प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ फिलोसॉफी एंड साइंस। अब 18th सेंचुरी में यूरोप के अंदर फिलोसॉफी और साइंस के ऊपर बहुत आगे बढ़ गए थे। ये लोग के पास जो साइंस की टेक्नोलॉजी थी, जो थॉट प्रोसेस थे, जो थिंकर्स थे, इसके लिए आप देख सकते हैं काफ़ी सारे हमारे जो कॉन्ट्रीब्यूटर्स रहे हैं। हम साइंस पढ़ते हैं, चाहे हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो जो भी हिस्टोरियंस के नाम होते हैं, जो भी साइंटिस्ट के नाम होते हैं, वो यूरोप से ही होते हैं। तो वो इसलिए क्योंकि 18th सेंचुरी में वो बहुत ही हाई लेवल पे पहुंच चुके थे फिलोसॉफी और साइंस के रिलेटेड। वहाँ बहुत सारे लोग ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया इन दो सब्जेक्ट्स के रिलेटेड। स्कॉलर्स बाय देन हैड come to believe in possibility of studying the social and historical truths by applying scientific methods। अब ऐसा नहीं है कि यूरोप वालों ने ये सारी डिस्कवरी की थी, सारी चीज़ें हमारे यहाँ पे पहले ही डिस्कवर हो चुकी थी। वी हैव प्रूव्स एज वेल, लेकिन पता नहीं ये सब कब चेंज होने वाला है। लेकिन फिलहाल हम ऐसे ही पढ़ेंगे कि ये सारी चीज़ें हमें कुछ पता नहीं थी। यूरोपियंस आए, उन्होंने समझाया, यूरोपियन ने सब कुछ रिसर्च वगैरह किया है, जो लिखा है फिलहाल हमें वही लिखना है। तो ही हम पास हो गए, तो ही हमें मार्क्स मिलेंगे, तो ही हमारा अच्छा रिजल्ट आएगा। Now the philosophical discussion focused more and more on the objectivity in history and historiography। अब फिलोसॉफी यानी कि अपने विचार व्यक्त करना कोई भी टॉपिक के रिलेटेड। और जब 18th सेंचुरी आया ना, तो कहीं ना कहीं लोग हिस्ट्री और हिस्टोरियोग्राफी के रिलेटेड पॉइंट ऑफ व्यूज, अपने विचार ज्यादा अलग अलग बुक्स में वगैरह पब्लिश कर रहे थे। और उनके कुछ स्कॉलर्स है जिनके बारे में हम आगे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, तो जानेंगे कि उन्होंने क्या डिस्कवरी की, उन्होंने अपने क्या विचार इस फील्ड के रिलेटेड स्पष्ट किए। यूनिवर्सिटी फॉर द फर्स्ट टाइम हैड एन इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री। अब देखा जाए ना, तो वो समय तक हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट नहीं था जिसके लिए अलग से एक डिपार्टमेंट खोला जाए। डिपार्टमेंट यानी कि उसके अलग टीचर्स, उसकी डिग्री। तो तभी साइंस, मैथमेटिक्स, ये सारी चीजें थी जिसके अंदर डिग्री दी जाती थी। फिलोसॉफी के रिलेटेड डिग्रीज दी जाती थी, उसके लिए पढ़ाई हुआ करती थी, लेकिन हिस्ट्री के लिए नहीं हुआ करते थे। और ये पहली बार हुआ कि एक यूनिवर्सिटी में एक इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट बनाया गया हिस्ट्री के लिए। ये कहाँ हुआ देखते हैं यहाँ पे। इन 1737 द जॉटिंजन यूनिवर्सिटी वॉज फाउंडेड इन जर्मनी। कौन सा? जॉटिंगन यूनिवर्सिटी फाउंड की गई, कहाँ पे? जर्मनी में। और इस यूनिवर्सिटी में 1737 में पहली बार एक इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट हिस्ट्री के लिए बनाया गया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ऑब्जेक्टिव्स में आ सकता है, मार्क कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट। 1737 में कौन सी यूनिवर्सिटी और कहाँ पे, ये तीन चीजें आपको याद रखनी। जर्मनी, जॉटिंगन यूनिवर्सिटी, 1737। बढ़ते आगे। नोटेबल स्कॉलर्स, जैसा मैंने आपको बोला, हम आगे जानेंगे कुछ स्कॉलर्स के क्या राय थी, उनमें क्या ओपिनियन थे हिस्ट्री के रिलेटेड, और कहाँ पे कौन सी इसमें उन्होंने पब्लिश किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ रहने वाली है ये आप सभी के लिए। तो अगर आप 2 मिनट के लिए वीडियो पॉज कीजिए, जाइए नोटबुक और पेन लेके आइए। मैंने थोड़े क्राफ्टेड
मेथड से यहाँ पे खाली पॉइंटर्स लिखे हैं जिसके थ्रू आप इजीली याद कर सकते हो चीज़ों को। नोट्स वगैरह बाद में देखा जाएगा, आपको मिल देंगे, लेकिन फिलहाल के लिए आप जल्दी से पढ़ाई स्टार्ट कर सको इसके लिए नोटबुक पेन लेके बैठिए। यहाँ पे जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ उस चीज़ों को आप जॉट डाउन कीजिए। पहले स्कॉलर है हमारे रेने डेस्कार्ते। रेनी डेस्कार्टे जो कि यहाँ पे मैंने देखा फ्रेंच फ्लैग लगाया, यानी कि वो फ्रांस से थे। रेने डेस्कार्ते 1596 से 1650 तक जिए हैं। रेने डेस्कार्ते वॉज द foremost among the scholars who insisted on verifying the reliability of historical documents। ये पहले थे जिन्होंने जो भी हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स है उनके रिलायबिलिटी यानी उनकी प्रामाणिकता के ऊपर सवाल उठाए और उनके बारे में रिसर्च किए, कैसे उनको अच्छे से स्टडी करके अच्छे से एग्जामाइन करके क्रिटिकली एग्जामाइनिंग देम। तो उनके विचार किस डायरेक्शन में थे? वेरीफाइंग द रिलायबिलिटी ऑफ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स। तो पहला पॉइंट आपको यहाँ से बनता है, इनका क्या था? इंसिस्टेड ऑन वेरीफाइंग द रिलायबिलिटी ऑफ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स बाय क्रिटिकली एग्जामिनिंग देम। यानी रेने डेस्कार्ते के बारे में आपको पहली चीज ये याद रखनी है। दूसरा, बुक, उनके कौन सी बुक थी? तो डिस्कोर्स ऑन मेथड, ये उनकी बुक थी। आप लिख सकते हैं, जल्दी हम नोट डाउन कर दीजिए। डिस्कोर्स ऑन द मेथड, the following is supposed to have a great impact on the scientific method of research, never to accept anything for true till all grounds of doubt are excluded। यानी कि इस बुक के अंदर उनके क्या विचार थे कि कोई भी चीज आपको ऐसे के ऐसे एक्सेप्ट नहीं करनी है। कोई भी चीज, आज हम जैसे देखते हैं सोशल मीडिया पे कोई एक अगर इशू हुआ है तो कोई भी एक बंदे का पॉइंट ऑफ व्यू सुन के हम हमारे एक क्लैरिटी बना देते हैं कि नहीं भाई यही बंदा गलत था। हम जानना ही नहीं चाहते कि एक्चुअली में क्या हुआ था। तो ये हम कब जान सकते हैं? जब हम इसकी भी बात सुनेंगे, जो दूसरा पार्टी है उसकी भी बात सुनेंगे, एंड ओवरऑल हम उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकाल के खुद एनालाइज करेंगे कि कौन सही और कौन गलत। तो ये वही बोल रहे हैं कि जब तक आपको सारे ही डाउट्स जो है वो क्लियर नहीं हो जाते, तब तक आप सारी चीज़ों को क्रिटिकली एनालाइज नहीं कर लेते, तब तक कोई भी चीज़ को सच मानना नहीं है। ये थे रेने डेस्कार्ते और ये थे उनकी फिलॉसफी इन बुक डिस्कोर्स ऑन मेथड। तो आप ये नोट डाउन कर सकते हैं। बढ़ते हमारे दूसरे स्कॉलर वोल्टायर के पास। वोल्टायर भी फ्रांस से थे। 1649 से लेके 1778 तक ये अपनी लाइफ स्पैन जिए हैं। वोल्टायर जी ने बोला कि उनका ओपिनियन है, along with objective truth, the chronology of historical events considering social tradition, trade, economy, agriculture, etc. was also equally important in historiography। यानी कि ठीक है, आपने सच्चाई वगैरह तो चेक कर लिया, लेकिन उसके अलावा क्रोनोलॉजी ऑफ हिस्ट्री, जैसा हमने पिछले वीडियो में देखा, क्रोनोलॉजी मतलब क्या? एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक घटना, यानी इसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ। ये जो चीज है, ये जो पैटर्न है जिसको हम स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं क्रोनोलॉजी। कंसीडरिंग सोशल ट्रेडिशन, उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होना चाहिए क्रोनोलॉजी के अंदर? सोशल ट्रेडिशन। दूसरा, ट्रेड, कैसे उनका बिजनेस वगैरह होता था, किस देशों में गुड्स का ट्रांजैक्शन होता था। इकोनॉमी, जगह की इकोनॉमी क्या थी, एग्रीकल्चर कैसा था, एक्सेट्रा। सारी चीजें आपको कंसीडर करनी है। अब उनके ओरिजिनल नाम पे आ जाते हैं। वोल्टायर का ओरिजिनल नाम था फ्रांकोई मारी ओरित। ठीक है, फ्रांकोई मारी ओरित, ये था उनका ओरिजिनल नाम। वोल्टायर वाज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी। तीनों पॉइंट आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखने हैं। पहला तो उनका ओरिजिनल नाम क्या था? अगर आप थोड़ा गलत स्पेल कर देते हैं इस वर्ड को, कोई इशू नहीं है, फ्रेंच वर्ड है, अपने को तो स्पेलिंग याद रखना है, स्पेलिंग गलत नहीं होना चाहिए। दूसरा, वॉज फाउंडर ऑफ मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी। अगर आपको फिलिंग द ब्लैंक्स में आता है हु वॉज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी, तो आपको याद होना चाहिए वोल्टायर। अब उनका ओपिनियन क्या था आपको भी याद रखना है। तो पिछले वाले ने क्या, रेने डेस्कार्ते ने क्या था, बुक दिया था। इन्होंने ओपिनियन दिया है क्या कि along with objective truth, chronology of historical events considering social tradition, trade, economy, agriculture, etc. was also equally important in historiography।
अब टेक्स्ट बुक के अंदर बहुत सारा कचर पट्टी दिया है जो आपको शायद समझे नहीं, बहुत कंफ्यूज कर दे। इसके लिए जो भी इंपॉर्टेंट है जो आपको आंसर में लिखने वो मैंने यहाँ पे लिखे। आपको यही सारी चीज़ें पॉइंटर्स में या एज एन पैराग्राफ आपको ऐसे लिखनी है, आपको मार्क्स मिलेंगे। तो यहाँ पे वोल्टायर का भी हो गया है। नेक्स्ट है हमारे जॉर्ज विलियम फ्रेडरिच हेगेल। जॉर्ज विलियम फ्रेडरिच हेगेल, अब ये 1770 से 1831 तक रहे हैं जिंदा। और यहाँ पे फ्लैग आप देख सकते हैं जर्मनी का लगाया है मैंने, तो सीधी सी बात है ये जर्मनी से। अब तक हमारे जो दो महाशय थे वो फ्रांस से थे, ये भाई साहब जर्मनी से है। ये कौन से पब्लिकेशंस में इन्होंने अपने ओपिनियन छापे हैं? इंसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलोसॉफिकल साइंस, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलोसॉफिकल साइंस, ये उनकी पहली पब्लिकेशन है। और दूसरी रीजन इन हिस्ट्री, ये दो पब्लिकेशन में इन्होंने अपने ओपिनियंस को पब्लिश किए हैं। अब पब्लिश तो कहाँ किए वो आपने नोट डाउन तो कर लिया होगा, समझ लिया होगा। उनके ओपिनियन क्या थे वो एक बार जान लेते हैं। ही इंसिस्टेड दैट हिस्टोरिकल रियलिटी शुड बी प्रेजेंटेड इन लॉजिकल मैनर, यानी कि जो भी हिस्ट्री की रियलिटी है वो एक लॉजिकल मैनर में प्रेजेंट करना चाहिए। मतलब आदमी पढ़े तो उसे कुछ एक लॉजिक दिखना चाहिए। ऐसा कुछ भी फेरी टेल में आप हिस्ट्री को नहीं लिख सकते, आपको एक सच्चाई लिखनी है और उसको लॉजिकली बैक भी करना है, ताकि जो भी पढ़े, जो भी उस हिस्ट्री के बारे में जानना चाहे, उनको लॉजिकली चीजें करेक्ट लगे। सेकेंड, टाइमलाइन ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स वाज इंडिकेटिव ऑफ प्रोग्रेस। अब जो भी हम हिस्ट्री की टाइमलाइन पढ़ते हैं, फॉर एग्जांपल आज से 100 साल की हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो जब हम 100 साल के बाद की हिस्ट्री आज से कंपेयर करेंगे कि 100 साल में अब तक क्या हुआ, तो आप देखोगे कहीं ना कहीं एक प्रोग्रेस है कि हम टेक्नोलॉजी में यहाँ थे तो यहाँ से हम यहाँ पहुंचे, हम इंफ्रास्ट्रक्चर में यहाँ थे तो यहाँ से यहाँ पहुंच गए, हम अगर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में यहाँ थे तो यहाँ से यहाँ पहुंच गए, पॉपुलेशन में यहाँ थे तो यहाँ से यहाँ पहुंच गए। तो देख रहे हो कि हर चीज में 100 साल की भी अगर हम टाइमलाइन उठा करके देख ले तो हमें कहीं ना कहीं एक प्रोग्रेस दिख रहा है। तो ये वही बोल रहे हैं कि टाइमलाइन ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स वाज इंडिकेटिव ऑफ प्रोग्रेस। हमेशा आप हिस्ट्री को स्टडी करोगे और कंपेयर करोगे उस टाइमलाइन को तो आपको कहीं ना कहीं एक प्रोग्रेस दिखेगा। प्रेजेंटेशन ऑफ हिस्ट्री इज बाउंड टू चेंज ओवर टाइम एज एविडेंस वुड्स कम फोर्थ। अब बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जिसके बारे में हमें अब तक हिस्ट्री के एविडेंस नहीं मिले। फॉर एग्जांपल अगर हम रामायण महाभारत की बात कर ले तो उसके हमारे पास एविडेंस है, लेकिन इतने एविडेंस नहीं है जिसके थ्रू हम पूरी ही स्टोरी को ट्रू साबित कर सके। क्यों? क्योंकि अब तक हमने ढूंढे नहीं है, लेकिन धीरे धीरे हमें एविडेंस मिलेंगे। एविडेंस मिलते मिलते ही हम प्रूफ कर लेंगे और हमारी जो अभी जो चीज़ लोग बोलते हैं कि ये मिथ है वो कहीं ना कहीं एक हिस्ट्री हो जाएगी। और जब चीज़ें हिस्ट्री में काउंट होने लगती है तो उसे सच माना जाता है। तो आपको देखते जाएंगे कि जो हिस्ट्री है उसकी जो प्रेजेंटेशन है, उसकी जो स्टोरी है, उसकी जो पॉइंट ऑफ व्यू है हिस्ट्री का, वो डे बाय डे चेंज होते जाएगा जब जब हमें नए नए एविडेंस मिलते रहेंगे। फॉर एग्जांपल आर्यन इन्वेजन थियरी, जिसमें बोला जाता है कि हमारा जो वैदिक सिविलाइजेशन था वो दूसरे देश से आया था, गोरे लोग आए थे जिन्होंने हमें सब खेती करना सिखाया, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना सिखाया, सब कुछ उन्होंने सिखाया। और वैदिक जो सिविल ये क्या बोलते हैं हमारा जो वेद वगैरह भी है वो भी उन्होंने दिए, हमने कुछ नहीं किया था। तो ये कैंसिल हो गई थियरी। बहुत लोग आज नहीं मानते, क्यों? क्योंकि हमारे पास एविडेंसेस है, हमें कोई एविडेंस उस थियरी को सपोर्ट करने वाले मिले ही नहीं। अगर ऐसा सही में हुआ रहता तो कुछ ना कुछ एविडेंस मिलता। इसके लिए जैसे ही हम बोलते हैं कि हमें जैसे ही कुछ ना कुछ नए एविडेंस मिलते हैं, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू जो है, हमारा जो हिस्ट्री है वो चेंज होने लगता है। हिस्टोरिकल मेथड्स वर नॉट ऑफ लेसर क्वालिटी दो दे डिफर्ड फ्रॉम साइंटिफिक मेथड्स। अब साइंटिफिक मेथड और हिस्टोरिकल मेथड्स दोनों अलग चीज़ है। साइंटिफिक मेथड्स में कुछ चीज़ें जो फिक्स होती है, एक्सपेरिमेंट होता है, लैब वगैरह में होता है। तो ये कहते हैं कि हिस्ट्री की मेथड्स जो भी है वो भी उसको आप कम क्वालिटी के नहीं बोल सकते, उसमें भी बहुत रिसर्च लगता है, बहुत एक्सपेरिमेंटेशन उसमें भी लगते हैं। इसके लिए हिस्टोरिकल मेथड्स और साइंटिफिक मेथड्स कहीं ना कहीं सेम स्टेटस होने चाहिए, सेम स्टेटस की चीज़ें हैं, आप उसको लेसर क्वालिटी नहीं गिन सकते। तो यहाँ पे इनके ओपिनियन ये थे, 4 ओपिनियन थे। पहला, हिस्ट्री लॉजिकल मैनर में होना चाहिए। दूसरा, हिस्ट्री को जब आप टाइमलाइन को स्टडी करते हो तो आपको कहीं ना कहीं एक प्रोग्रेस देखने को मिलेगा। थर्ड था कि प्रेजेंटेशन ऑफ हिस्ट्री चेंज होती रहेगी जैसे ही जैसे हमें नए एविडेंस मिलते रहेंगे। और चौथा था, हिस्टोरिकल मेथड्स वर नॉट ऑफ लेसर क्वालिटी दो दे डिफरेंट फ्रॉम द साइंटिफिक मेथड।
यानी कि साइंटिफिक मेथड और हिस्टोरिकल मेथड दोनों ही सेम क्वालिटी के, दोनों ही अव्वल क्वालिटी की चीज़ें हैं। अब और एक हमारे जर्मनी से साहब आए हैं जिनका नाम है लेपोल्ड वॉन रॉन्की, ठीक है, लेपोल्ड वॉन रॉन्की। अब इनकी बुक्स है, क्या बुक्स उन्होंने पब्लिश की है देख लेते हैं। कलेक्शन ऑफ आर्टिकल्स इज पब्लिश इन 2 बुक्स। अब इन्होंने बहुत सारे आर्टिकल लिखे थे तो उनकी कलेक्शन पब्लिश हुई थी 2 बुक में। पहला बुक था द थियरी एंड द प्रैक्टिस ऑफ हिस्ट्री, द थियरी एंड प्रैक्टिस ऑफ हिस्ट्री, और दूसरी बुक थी द सीक्रेट ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। पहला थियरी एंड प्रैक्टिस ऑफ हिस्ट्री, दूसरा द सीक्रेट ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। इनके 2 ही ओपिनियन थे, सिंपल। इतना सारा आर्टिकल छाप दिए 2 बुक में, लेकिन ओपिनियन सिंपल थे, 2 ही रखे थे। अच्छा, अपने लिए कम पढ़ना पड़ेगा। एम्फोसाइज ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ इंफॉर्मेशन गैदर्ड थ्रू ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। इनका मेन एम्फोसिस था कि इंफॉर्मेशन जो है वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से गैदर होने चाहिए। यानी कि अगर मैं हिस्ट्री के बारे में कुछ लिख रहा हूँ, कुछ एक पॉइंट ऑफ व्यू बना रहा हूँ, कुछ स्टोरी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कुछ प्रिजर्व कर रहा हूँ, तो मेरा जो इन्फॉर्मेशन है जहाँ से मैं वो हिस्ट्री लिख रहा हूँ वो इन्फॉर्मेशन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से होना चाहिए, ना कि कोई डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट से या कोई ऐसे बंदे के थ्रू वो इन्फॉर्मेशन सोर्स हुई हो जिसको उसके बारे में कुछ नॉलेज ही नहीं। तो इसके लिए कभी भी जो इन्फॉर्मेशन का आपका सोर्स है वो क्या होना चाहिए, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के थ्रू ही आप इंफॉर्मेशन को गैदर कीजिए। दूसरा, क्रिटिसाइज इमेजिनेटिव नरेशन ऑफ स्टोरी। जो भी इमेजिनेटिव पार्ट है हिस्ट्री का उसको क्रिटिसाइज करना। जैसे कि कोई भी एक स्टोरी बना दी कि उड़ने वाले परी थे, ये थी वो थी, अभी के लिए इमेजिनेटिव है क्योंकि हमारे पास एविडेंस नहीं है। क्रिटिसाइज करो उस चीज को, एविडेंस ला तो बात करेंगे, सीधी बात। तो जो भी इमेजिनेशन पार्ट है हिस्ट्री का, सारी हिस्ट्री सच नहीं होती है, कुछ ना कुछ इमेजिनेशन होता है जिसका हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है। तो जो भी इमेजिनेटिव पार्ट है हिस्ट्री का उसको आपको क्रिटिसाइज करना है। और जो भी हिस्ट्री के रिलेटेड आप सोर्स करते हो हमेशा किससे करना है, ओरिजिनल सोर्स, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। तो इनके 2 ओपिनियन थे, सिंपल, एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पे आप सोर्स करो, दूसरा इमेजिनेटिव हिस्ट्री को क्रिटिसाइज करो। कार्ल मार्क्स बहुत फेमस, बाकी सबके आपने नाम नहीं सुने होंगे लेकिन इनका नाम आपने जरूर सुना होगा। जर्मनी से थे ये भी, 1818 से 1883, सबसे कम यही जिए लेकिन सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन, सबसे सक्सेसफुल कार्ल मार्क्स रहे। इनके थियरी पे आज बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज भी डेवलप्ड है। जैसा मार्क्सिस्ट पार्टी, आपने वर्ड सुना होगा मार्क्सिस्ट। तो मार्क्सिस्ट यानी कि ये जो कार्ल मार्क्स है, ये कार्ल मार्क्स के कहने पे, नक्शे कदम पे, उनके बुक्स पे, उनके बुक्स के ऊपर अपना ओपिनियन रखते थे। कार्ल मार्क्स, कार्ल मार्क्स सिंपल आदमी, एक ही बुक लिखा है दास कैपिटल, और उनके ओपिनियन थे ह्यूमन रिलेशनशिप्स आर शेप्ड बाय फंडामेंटल नीड्स ऑफ पीपल एंड ओनरशिप एज वेल एज द नेचर ऑफ प्रिविलेंट मीन्स ऑफ प्रोडक्शन टू मीट दोज नीड्स। अब ह्यूमन जो रिलेशन है वो किससे शेप्ड है, एक तो फंडामेंटल नीड्स ऑफ पीपल, उनकी ज़रूरत है। दूसरा, ओनरशिप एज वेल एज नेचर ऑफ प्रिविलेंट ऑफ प्रोडक्शन टू मीट दोज नीड्स। यानी कि एक तो उनकी ज़रूरत है, दूसरा उनके पास क्या रिसोर्सेस है कि वो उन नीड्स को फुलफिल करने के लिए चीज़ें डेवलप कर सके। यानी कि एक तो नीड, दूसरा रिसोर्स, ये 2 चीज़ से, नीड और रिसोर्स के चीज से हम एक ह्यूमन रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर सकते हैं कि क्या वो पैसे वाले थे, क्या वो गरीब थे, किस टाइप के थे वो। ये हमें पता चलेगा 2 चीजों से, एक नीड्स, उनकी नीड्स क्या थी, दूसरा कि उनके पास क्या ओनरशिप थी, क्या रिसोर्सेस थे। ह्यूमन हिस्ट्री इज द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल एज द क्लास दैट ओन्स द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट द रेस्ट क्लास। सिंपल चीज और बहुत ही एविडेंट चीज इन्होंने बोली है कि ह्यूमन हिस्ट्री हम क्लासेस में बांट सकते हैं, अपर क्लास, मिडिल क्लास और लोअर क्लास। अपर क्लास, मिडिल क्लास और लोअर क्लास। अब हम पूरी हिस्ट्री कभी भी किसी भी देश से स्टडी करेंगे ना तो हमें ये 3 क्लास दिखेंगे ही दिखेंगे। एक जो भी एलिट क्लास हो गए, अपर क्लास को वो यूरोप या वेस्टर्न लैंग्वेज में हम बोलेंगे एलिट क्लास। मिडिल क्लास और लोअर क्लास, मिडिल क्लास को भी वो कुछ गिनते नहीं थे, उसको एरिस्टोक्रेट्स हम बोल सकते हैं। और एक लोअर क्लास होता है जिनकी तो एकदम बदतर हालत होती थी, जिनको नौकर बना के रखा करते थे,
तो हम हिस्ट्री पढ़ेंगे तो हमें कभी भी क्लास स्ट्रगल के बारे में जानने को मिलेगा कि हर क्लास कैसे स्ट्रगल करता था, उनकी स्ट्रगल्स क्या थी। और आखिरी में एक चीज इन्होंने एविडेंट ये बोली कि जिसके पास सबसे ज्यादा मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होगा, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन यानी कि रिसोर्सेस, जो सबसे ज्यादा कुछ ना कुछ बनाए, जैसे इंडस्ट्रीज हो गई, तो अगर वो प्रोडक्ट्स गुड्स वगैरह बना रही है या फिर खेती कर रही है, तो वो जो हो गई उसके पास सबसे ज्यादा पैसे हो गए, ठीक है, जिसके पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होगा उसका सबसे ज्यादा पैसे हो गए, और जिसके पास सबसे ज्यादा पैसे हो गए वो बाकी क्लासेस को एक्सप्लॉइट करेगा, लूटेगा, मारेगा, पीटेगा, नौकर बनाएगा, सप्रेस करके रखेगा। तो ये इनकी फिलोसॉफी थी। दो ओपिनियन थे इनके। कार्ल मार्क्स बहुत ही फेमस है। एनएल स्कूल, हमारे अभी स्कॉलर से बात खत्म हो गई, अब एनएल स्कूल के बारे में जानते हैं। एट द ऑनसेट ऑफ 20th सेंचुरी, जब 20वीं सदी चालू हुई, एक हिस्टोरियोग्राफी के लिए एक डेडिकेटेड स्कूल बनाई गई। कहाँ पे? फ्रांस के अंदर एक स्कूल बनाई गई। फ्रांस के अंदर एक स्कूल बनाई गई, ठीक है। अब इस स्कूल को बोले गए एनेल्स स्कूल। कहाँ पे स्कूल बनी? फ्रांस में। कब? 20th सेंचुरी। और स्कूल को क्या बोलेंगे? एनएल स्कूल। अब एनएल स्कूल क्या है? एनएल स्कूल गेव न्यू डायरेक्शन टू हिस्टोरियोग्राफी, ठीक है। हिस्ट्री वगैरह कैसे लिखते हैं उसके बारे में रिसर्च हुई, उसके बारे में एक नई डायरेक्शन मिली। एनएल स्कूल वॉज स्टार्टेड इन बाय फ्रेंच हिस्टोरियंस, ठीक है, फ्रेंच हिस्टोरियंस ने स्टार्ट की। It was recognized now that history is not only about political events, kings, great leaders, according to politics, diplomacy and war, ठीक है। अब इन्होंने ये एनएल स्कूल में रिसर्च किया और अब ये मान लिया कि हिस्ट्री खाली राजा, युद्ध, ग्रेट लीडर्स, पॉलिटिकल इवेंट्स इसके बारे में नहीं है, बल्कि हिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट, लोकल पीपल, एग्रीकल्चर, ट्रेड, टेक्नोलॉजी, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, सोशल डिवीजन, कलेक्टिव साइकोलॉजी, ये सारी चीजों के रिलेटेड भी है। जैसे कि हम क्लाइमेट स्टडी कर सकते हैं, आइस एज वगैरह हम कैसे पढ़ पाए, वो भी तो हिस्ट्री है कि इतने साल पहले आइस एज था, इसके बाद ये था, इतना टेम्परेचर था, अर्थ का टेम्परेचर धीरे धीरे कम हुआ, गर्म हुआ, ये सारी चीजें क्या है? क्लाइमेटिक कंडीशंस, लोकल पीपल, लोग पहले कैसे थे, स्टोन एज, उसके बाद आयरन एज, ब्रॉन्ज एज, ये सारी चीजें हमने पढ़ी कैसे? लोकल पीपल के स्टडी करके। एग्रीकल्चर, पहले कैसे एग्रीकल्चर होता था, अब कैसा होता था, पहले कैसे ट्रेड होता था, पहले कैसी टेक्नोलॉजी थी, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, कैसे लोग एक दूसरे से बात करते थे, सोशल डिवीजन, क्या क्या कास्ट सिस्टम थी पहले के जमाने में, और आखिरी में कलेक्टिव साइकोलॉजी, लोगों की थॉट प्रोसेस क्या थी, ये सारी चीजें भी हिस्ट्री में आती है। और इसके लिए हिस्ट्री का जो एक स्कोप था वो बहुत ब्रॉड हो गया, राजा वगैरह से हटकर अब इन सारी वेरिड टॉपिक्स से रिलेटेड हो गया है। अब लोग इन सारी वेरिड टॉपिक्स के रिलेटेड जानकारी रखना चाहते थे और इसके लिए हिस्ट्री को स्टडी करना चाहते थे, जिससे पास्ट में किए गई गलती हम अब सुधार सके और उनसे टैकल कर सके, एक पैटर्न्स फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि कई बार आपको सोशल मीडिया वगैरह पे आता है कि 100 साल बाद ये 3 प्लेनेट से पोजीशन में आएंगे, ये एक अद्भुत नज़ारा देखने को मिलेगा। ये सारी चीज़ें कैसे मालूम पड़ी? हमने हिस्ट्री को स्टडी किया, देखा हर 100 साल में ये चीज़ हो रही है, तो हमने प्रेडिक्ट कर लिया कि हर 100 साल में ये आगे भी होगी। तो हिस्ट्री ये सारी चीज़ों में भी हमें मदद करता है। अब फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी, यानी हिस्टोरियोग्राफी में फेमिनाइन का एंट्री होना। फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी मींस रीस्ट्रक्चरिंग द हिस्ट्री फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ वुमेन। अब वुमेन आने लगे आगे और उन्होंने हिस्ट्री अपने पर्सपेक्टिव से लिखना शुरू कर दी, क्योंकि देखो हर किसी की पर्सपेक्टिव अलग होती थी। मैंने पिछले लेक्चर में भी जब बोला था तब भी ये चीज़ बोला था और अब भी बोल रहा है, जो इतने सारे ओपिनियंस आए, सारे ओपिनियंस एक दूसरे से अलग थे, तो सबकी अलग होती है। और विमेन की भी वैसे अपने ही अलग अंदाज में वो भी हिस्ट्री को प्रेडिक्ट करेगी कि उनके साथ क्या क्या दुष्व्यवहार किया गया या उन्होंने स्ट्रगल कैसे किया है हिस्ट्री के टर्म्स में, उन्होंने क्या देखा, समाज में क्या बदलाव आया। द राइटिंग्स ऑफ सिमोन दे बोवीर हेल्प्स इन एस्टैब्लिशिंग द फंडामेंटल्स ऑफ फेमिनिज्म। अब ये पहली राइटर थी और इन्होंने पहली फेमिनिस्ट व्यू रखे हिस्ट्री के रिलेटेड। आप देख सकते हैं इनका फेस यहाँ पर, ये थी जिन्होंने सबसे पहले अपने पॉइंट ऑफ व्यूज रखे और फेमिनिज्म को बढ़ावा दिया। It drove historical research to focus in depth on various aspects of women life, such as their employment, their role in trade union institution, working for their cause and their family life। अब इन्होंने सबसे पहले पॉइंट्स रखे, जो पॉइंट्स बहुत ही वैलिड पॉइंट्स है
इन्होंने हिस्टोरिकल फोकस को डेप्थ में लाया और इन्होंने वेरियस एस्पेक्ट पे स्टडी किया, कैसे वुमेन्स का एम्प्लॉयमेंट, वो क्या काम करते हैं, कैसे काम करते हैं, ट्रेड यूनियन में उनका पार्टिसिपेशन, इनके बारे में इन्होंने कॉन्ट्रीब्यूशन किया, इंस्टीट्यूशन वर्किंग फॉर देयर कॉज, कौन से इंस्टीट्यूशन उनके लिए मदद कर रहे हैं जिन वुमेन को तकलीफ है, और उनकी फैमिली लाइफ वगैरह, इसके ऊपर इन्होंने काफ़ी ज़्यादा फोकस रखा। इन हिस्टोरिकल राइटिंग्स आफ्टर 1990 विमेन वर पोर्ट्रेड एज इंडिपेंडेंट सोशल क्लास। 1990 के बाद विमेन को एज एन इंडिपेंडेंट सोशल क्लास के थ्रू पोर्ट्रे किया गया। अब जो भी चीज़ें लिखी गई वो इस तरीके से लिखी गई कि विमेन एक इंडिपेंडेंट है और विमेन का एक इंडिपेंडेंट सोशल क्लास है। अब माइकल फूकॉल्ट देख सकते हैं आप, ये महाशय को माइकल फूकॉल्ट 1926-1984 तक रहे हैं। इन्होंने बुक लिखी आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज। अब इनके भी ओपिनियन थे, इनकी ओपिनियन क्या थे एक बार देख लेते हैं। आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज बुक में इन्होंने क्या अपनी राय दी। अरेंजिंग हिस्टोरिकल इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इज नॉट राइट। याद है हमको पहले क्या बोला था कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रखो, ये भाई उनको अपोज कर रहे हैं, बोलते नहीं भाई क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इज नॉट राइट। Archaeology does not strive to reach the ultimate historical truth, but attempts to explain various transition in past. अब आर्कियोलॉजी जैसे मैंने आपको समझाया था, जो भी हम खोद खाद के जो भी पुराने अवशेष निकालते हैं उसको आर्कियोलॉजी कहते हैं। और आर्कियोलॉजी का सिर्फ यही एक मकसद नहीं है कि वो सच्चाई बताए हिस्ट्री की, बल्कि एक अटेम्प्ट है एक्सप्लेन करने का कि कुछ पिछले सालों में क्या क्या हुआ था। Psychological disorders, science of medicine, prison administration, etc. should be subjected to historical analysis. अब पिछले ज़माने में क्या साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स थे उसको पढ़ो, पिछले ज़माने के जो भी मेडिकल साइंसेस थे उसको पढ़ो, यानी दवाई वगैरह, साइंस के रिलेटेड टेक्नोलॉजी, ये सारी चीज़ों के बारे में पढ़ो। प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन, जेल में कैसे एडमिनिस्ट्रेशन होता था, क्योंकि पहले की जेल आप देखो तो बहुत पत्थर थी, बहुत ही ख़राब ट्रीटमेंट दी जाती थी, बहुत टॉर्चर हुआ करता था वर्ल्ड वॉर उसके पहले राजाओं के टाइम पे। तो बोलते हैं उन सब के बारे में भी एनालाइज करो, बिकॉज दैट आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टॉपिक, और ये सारी चीज़ों पे भी एनालिसिस होना ज़रूरी है। तो ये महाशय के ओपिनियन थे। तो अगर आपको पसंद आया हो मेरा ये कंटेंट, यहाँ पे आपका चैप्टर खत्म हो जाता है, 2 पार्ट्स के अंदर चैप्टर था जैसे मैंने आपको बोला था। और अगर आप डायरेक्टली इस वीडियो पे आए हो तो आप वो चैप्टर के फर्स्ट पार्ट पहले देखिए एंड देन ये पार्ट आपको देखना चाहिए। आप वाइसा वर्स भी कर सकते हो, कनेक्टेड नहीं है, चीज़ें अलग है। यहाँ पे ओपिनियंस है, वहाँ पे हिस्टोरियोग्राफी वगैरह क्या है उसका इंट्रोडक्शन है। तो आप दोनों ही वीडियो कौन से भी ऑर्डर में देख सकते हो। वीडियो पसंद आ रही है लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, कमेंट कीजिए आपका इंपॉर्टेंट पार्ट, आपके इंपॉर्टेंट फिलोसोफर जिससे आप अग्री करते हो, और अपने पॉइंट ऑफ व्यू भी हिस्ट्री के रिलेटेड के लिए थोड़े हिस्टोरिकल फैक्ट्स के बारे में भी कमेंट सेक्शन में बात करते हैं, जानते हैं थोड़े आपके पॉइंट ऑफ व्यूज़, थोड़े मेरे पॉइंट ऑफ व्यूज़। अगर आप कनेक्ट करना चाहते हो मेरे साथ, आप इंस्टाग्राम के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं, @शुभम_शाह1234 मेरा आईडी है। लिंक्डइन पे अगर आप है तो आप यहाँ पे मुझे सर्च कर सकते हैं मेरे नाम से, मैं आपको लिंक्डइन पे भी मिलूंगा। और ट्विटर पे अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो ये रहा मेरा ट्विटर के इनिशियल्स, आप ट्विटर पे जा सकते हैं और ट्विटर पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो टिल देन टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल साइंस के वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, उससे स्टार्ट कीजिए। जल्द से जल्द आपके लिए मैथ्स के, ज्योमेट्री के, अलजेब्रा के भी वीडियोस आने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। टिल देन बाय बाय।